हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी हिंदी की क्लास में कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम पाठ के विषय के बारे में जान लेते हैं। इसके लेखक नागार्जुन जी हैं। लेखक इस पाठ में हिमालय की बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। हिमालय की बेटियां यानी नदियां। यहाँ पर लेखक ने हिमालय का मानवीकरण पिता के रूप में किया तथा नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में दर्शाया है। पहले पद में लेखक ने बताया कि उन्होंने नदियों को यानी गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियों को दूर से देखा था, उनका उद्गम स्थान नहीं देखा था। तब तक लेखक को नदियां संभ्रांत महिला जैसी लगती थी। संभ्रांत महिला यानी सभ्य, धनी, संपन्न महिला जैसी लगती थी। लेखक को ये नदियां शांत और गंभीर दिखाई देती थी। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि लेखक ने इन्हें मैदानी इलाकों में शांत बहते हुए देखा था। जब वे उनके जल में स्नान करते तो उन्हें अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद का सुख प्राप्त होता था। उन्हें लगता था कि मैं जैसे अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में खेल रहा हूँ। पर जब वे हिमालय के कंधे पर चढ़े यानी हिमालय पर्वत पर चढ़े तो उन्हें नदियों का अलग ही रूप देखने को मिला। इन नदियों की धारा उन्हें बहुत पतली दुबली दिखाई दी और वे इस हिमालय पर्वत पर उछलती कूदती वेग से बहती हुई दिखाई पड़ी। वे हैरान हो गए कि इन नदियों की हंसी प्रसन्नता मैदानी क्षेत्र में जाकर कहाँ गायब हो जाती है। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नदियां न जाने अपना कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जो इस प्रकार बेचैन होकर बह रही हैं, विवेकपूर्ण गति से भागी जा रही हैं, आगे बढ़ती ही जा रही हैं, न जाने उन्हें कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर ये हिमालय का प्रेम पाकर भी तृप्त नहीं है, संतोष इन्हें नहीं है, तो ऐसा कौन होगा जो इनकी प्यास बुझाएगा, जो इनकी प्यास मिटाएगा। नदियां बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हुई आगे बढ़ रही हैं। लेखक को लगता है कि वे आगे बढ़ती हुई देवदार, चीड़, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद अपना बचपन याद करती होंगी कि हम कैसे हिमालय की गोद में उछलती कूदती बहती आगे बढ़ रही हैं। और शायद हिमालय जो इनका पिता है वो भी इनके लिए चिंतित होता होगा कि अपनी नटखट बेटियों के लिए कि वो कितनी उछलती कूदती आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए चिंतित होता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियों का नाम सुनते ही रावी, सतलुज, झेलम, चेनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि अन्य हिमालय की बेटियां भी दिखने लगती हैं। हिमालय की बेटी यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां भी दिखने लगती हैं जब इन दो नदियों का नाम लिया जाता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो पिघले हिमालय की एक एक बूंद दो महानदों के रूप में आगे बढ़ती हैं। यानी हिमालय की बर्फ से जो बर्फ पिघल कर निकलती है वो दो महानदों के रूप में आगे बढ़ती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और ये समुद्र में जाकर थम जाती हैं, समुद्र इनका हाथ थाम लेता है। और तभी लेखक ने इन दोनों में ससुर और दामाद का रिश्ता बताया है। हिमालय में और समुद्र में, इन दोनों में ससुर और दामाद का रिश्ता बताया है। सिंधु नदी पंजाब प्रांत की ओर से बहती हुई सागर में मिलती है और जो ब्रह्मपुत्र है वह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश की तरफ से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। छोटी छोटी नदियों से मिलकर ये दो महानद बनते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। लेखक बताना चाहते हैं कि हिमालय रूपी पिता
अपनी प्रेम से पाली गई इन बेटियों यानी नदियों को आगे भेज देते हैं, जिससे वे आगे जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। जिन्होंने कभी नदियों को पहाड़ी क्षेत्र में बहते हुए नहीं देखा, केवल मैदानी भागों में देखा है, तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये शांत सी बहने वाली नदियां पहाड़ों पर इतने वेग से बहती होंगी। इसलिए लिखा है कि जब ये बच्चियां यानी नदियां अपने पिता के घर में यानी हिमालय की गोद में बहती हैं, तो कितना सुंदर खेल दिखाती हैं। वे चंचलता से हंसती हुई आगे बढ़ती हैं, हंसती हुई बहती हैं। लेखक ने हिमालय का और नदियों का मानवीकरण करा है। तो मानवीकरण की यह परंपरा काफी पुरानी है। महाकवि कालिदास ने भी अपने महाकाव्य मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी को मिलाने के लिए मेघ यानी बादलों को दूत के रूप में दर्शाया था। उसमें बताया था कि यक्ष अपनी यक्षिणी को मेघ के द्वारा संदेश भेजते हैं। वे मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी के पास भेजते हैं। यक्ष मेघ रूपी दूत से कहते हैं कि वेत्रवती नदी यानी बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान यानी वर्षा की कुछ बूंदे बेतवा नदी में देते जाना, क्योंकि तुम्हारी वह प्रेयसी वर्षा की बूंदे पाकर खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। तो लेखक कहते हैं जिस प्रकार कालिदास ने बादलों के प्रेम को प्रदर्शित किया था कि बेतवा नदी में अपना वर्षा की कुछ बूंदे देते जाना, तथा उन्हें नदियों का सचेतन रूप ही पसंद था, यानी कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूप, सजीव रूप ही पसंद था। उन्होंने नदियों को सजीव मानकर अपने महाकाव्य में प्रदर्शित किया था। तो लेखक ने कहा कि केवल पुराने समय में ही कवियों ने और लेखकों ने इनका मानवीकरण नहीं किया है, नए समय के कवियों ने और लेखकों ने भी इनका मानवीकरण किया है। जैसे काका कालेलकर ने इन नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता यानी संसार की माता नदी को कहा है, क्योंकि प्रारंभिक समय से ही मानव नदियों पर निर्भर है। नदियां खेतों की सिंचाई करती हैं और जहां जल है वहीं जीवन है। पुरानी जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वह नदी किनारे ही हुई हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता आदि। तो लेखक कहते हैं नदियों को माता ही क्यों, हम इन्हें बेटी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में भी मान सकते हैं। हम इन्हें यह सब मानकर ये भी सब मान सकते हैं। माता ही क्यों माने, माता भी माने, लेकिन बेटी, प्रेमिका और बहन भी मान सकते हैं। एक दोपहर लेखक सतलुज नदी के किनारे बैठकर जब वह अपने पांव उसके शीतल जल में डाल देता है तो वह एकदम तरोताजा महसूस करते हैं। लेखक की कुछ तबीयत खराब थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पांव सतलुज नदी के जल में डाले तो वह एकदम तरोताजा वे महसूस करने लगे। उनका तन मन प्रसन्न हो उठता है, वे एकदम खुश हो जाते हैं और सतलुज से बहन का संबंध जोड़कर उसके और हिमालय की प्रशंसा में गीत गाने लगते हैं। और उन्होंने कौन सा गीत गाया है? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो आज हमने यह पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ा और इसे समझा। आप सबको यह पाठ समझ भी आ गया होगा।